हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रैंड यूथोपियन रेनेसेंस डैम के बारे में। यूथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में एक टॉक जा रही है जिसमें यूथोपिया ब्लू नाइल रिवर पे एक डैम बनाने की बात कर रहा है जो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट और अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम होगा। ठीक है, तो इस डैम को बनाने के लिए यूथोपिया, इनकी जो नीचे की कंट्रीज हैं सूडान और इजिप्ट, इनके साथ बातचीत कर रहा है। काफ़ी सारे इश्यूज हैं, सूडान और इजिप्ट इसके अगेंस्ट में हैं कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, लेकिन यूथोपिया जो है वो इतना रिजिड एंड डिटरमिन्ड है कि ये डैम तो मैं बना कर रहूँगा। क्या स्टोरी है इसके पीछे, कहाँ पे है ये ग्रैंड यूथोपियन रेनेसेंस डैम, और क्यों यूथोपिया इतना एम्फेसिस कर रहा है और क्यों इजिप्ट और सूडान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा इशू है, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा और टेलीग्राम पे भी सेम नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हम वीडियोस करेंगे उनके PDF और लिंक्स जो हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे। लोकेशन देखो, पहले तो ये इस तरीके से दिखेगा। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा दिखेगा। इट विल बी दी लार्जेस्ट डैम ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा और 7th लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड बनेगा ये। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा डैम बनेगा। यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का क्रंच हो रहा है वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये है ग्रैंड यूथोपियन रेनेसां डैम, जिसको हम ग्रेड भी बोलते हैं। नाउ इसका लोकेशन देखो, पहले आप अफ्रीका का मैपिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि होता क्या है, क्या इशू है, प्रीलिम्स के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इसका मैप पता होना चाहिए। ये अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के अंदर आप 3 कंट्रीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे जनरली यूथोपिया, सूडान और इजिप्ट, इस पोर्शन पे ध्यान दो, मेजर इस पोर्शन पे। नाउ ये है यूथोपिया, ये है सूडान और ये है इजिप्ट। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइल रिवर। ठीक है, एक तो कंट्री और डैम कहाँ पे बनता है, रिवर पे। तो रिवर देखो कि रिवर कहाँ से कहाँ पे फ्लो होती है। ये नाइल रिवर का मैप है। नाइल रिवर 2 रिवर से बनती है, ब्लू नाइल रिवर और वाइट नाइल रिवर से। नाउ ब्लू नाइल रिवर जो है ये लेक ताना से होके निकलती है, जो यूथोपिया में एक लेक है। तो ये यूथोपिया से होती हुई सूडान में चलती है, सूडान में ये वाइट नाइल से मिलती है, फिर ये नाइल रिवर यहाँ से बहती हुई इजिप्ट में आती है और इजिप्ट से ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर खाली हो जाती है। जिस तरीके से हमारी जो गंगा है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर खाली होती है, बिल्कुल इसी तरह नाइल रिवर जो है ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर खाली होती है। आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। दिस इज नॉर्थ ना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चल रही है ना। ये स्लोप की वजह से है कि अफ्रीका का जो यहाँ पे स्लोप है ये नदर्न स्लोप है, तो नदर्न स्लोप की वजह से नाइल रिवर नदर्न स्लोप में बहती हुई मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल है। नाउ ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक ताना से। लेक ताना कहाँ है, यूथोपिया में। ठीक है, तो जो डैम बन रहा है ग्रेड, वो बन रहा है ब्लू नाइल रिवर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो कि ब्लू नाइल रिवर जब नदर्न में बहती हुई सूडान और इजिप्ट से जाती है, इसका मतलब है कि अगर ऊपर की जो स्टेट है या कंट्री है तो वहाँ पे अगर इन्होंने पानी को किसी भी तरीके से ब्लॉक करा तो नीचे के जो स्टेट्स हैं जैसे इजिप्ट और सूडान, तो यहाँ पे नाइल रिवर में पानी के वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। और जब भी हम डैम बनाते हैं तो हम एक बड़ा सा लेक बना के यहाँ पे बड़े पानी का रिजर्वायर बनाते हैं। ठीक है, इस रिजर्वायर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी कंजर्व करके रखा जाता है, फिर इसी पानी के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी काम आती है। ठीक है, तो जब इस यहाँ पे जब ग्रेड बनेगा यूथोपिया के अंदर इस लोकेशन पे, तो ये ग्रेड क्या करेगा, नाइल रिवर का 3-4 साल तक बहुत ज़्यादा पानी ये धीरे धीरे इसमें
इकट्ठा करने लगेगा। जब ये इकट्ठा करेगा तो नीचे की जो कंट्रीज हैं जैसे सूडान और इजिप्ट, तो इनको ये चिंता है कि नाइल रिवर में पानी कम हो जाएगा। और अफ्रीका एक डेजर्टेड कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सहारा डेजर्ट है, तो नाइल रिवर यहाँ पे लाइफ लाइन है। अगर नाइल रिवर में पानी कम हो गया, जहाँ पे इनकी मैक्सिमम 90% तक की पॉपुलेशन नाइल रिवर के आसपास में बसती है और उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो अगर नदी में पानी खत्म हो गया तो उनकी पॉपुलेशन क्या खाएगी, क्या पिएगी और कैसे सरवाइव करेगी, तो ये उनके लाइवलीहुड पे, उनके सर्वाइवल पे थ्रेट है। तो इसी पूरी चीज पे ये फाइट है। ये देखो यहाँ पे बन रहा है हमारा डैम, कहाँ पे, यूथोपिया के अंदर। कौन से रिवर पे, ब्लू नाइल रिवर पे। तो यहाँ पे इजिप्ट और सूडान के साथ यही फाइट है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से लेक बन रहा है। तो यहाँ पे एक और मैं आपको डैम का एग्जांपल दूंगी, ये है असवान हाई डैम। असवान हाई डैम जो है ये इजिप्ट ने बनाया है और ये वन ऑफ द फर्स्ट डैम्स ऑफ इजिप्ट था। इजिप्ट ने शुरू में, अभी हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे, शुरू के अंदर जब नेगोशिएशन चल रहे थे बहुत पहले इन 1930s और 40s समवेयर, तो वहीं पे उन्होंने आसमान हाई डैम बना लिया था नाइल रिवर के ऊपर, ठीक है। ये इसका लोकेशन भी ध्यान रखना, आसमान हाई डैम कहाँ है, इजिप्ट में। कौन से रिवर पे, नाइल रिवर पे। तो इस डैम के बिल्कुल पीछे जो रिजर्वायर है ये है लेक नसर। लेक नसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है और आसवान हाई डैम में जो पानी बनता है वो भी नाइल से। सो इजिप्ट को ये भी चिंता है कि जब आप यहाँ पे ग्रिड बना लोगे और इसमें पानी जमा कर लोगे, यूथोपिया को बोल रहा है, तो फिर हमारे आसवान डैम के अंदर और लेक नसर के अंदर पानी नहीं बचेगा, हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और जो मेरी 90% पॉपुलेशन इस नाइल रिवर के चारों तरफ रहती है उनको एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो ये पूरी फाइट है और ये इनकी लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप इनको ध्यान रखना। लेक ताना कहाँ है, ग्रेड कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले कि ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम है क्या, तो ये एक ग्रेविटी डैम है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कहाँ बन रहा है, ब्लू नाइल रिवर पे बन रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन ना 2011 से चल रहा है एंड इट वाज सपोज टू एंड इन 5 ईयर और समथिंग, लेकिन ये नेगोशिएशंस की वजह से काफ़ी डिले हो गया था और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट बनेगा। इस डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो यूथोपिया में अक्यूट एनर्जी शॉर्टेज है इतनी कि 60% पॉपुलेशन आज भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर नहीं आती है। तो इस देखो जब डैम बन रहा है इसका मतलब पीछे रिजर्वायर भी बन रहा है, तो इस रिजर्वायर को फिल करने का काम जुलाई 2020 में स्टार्ट हो गया था और इसमें 5 से 10 साल लगेंगे इसको पूरा फिल करने में। ये इतना बड़ा डैम है। इस डैम में 3 नेशंस बहुत नेगोशिएशंस के अंदर जा रहे हैं, विच इज़ यूथोपिया, सूडान और इजिप्ट। क्यों? क्योंकि आप मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाइल रिवर इन 3 मेजर कंट्रीज से होके निकलती है, इसीलिए ये कंट्रीज नेगोशिएशन के अंदर हैं। नाउ इस डैम को, ग्रिड को पहले प्रोजेक्ट एक्स बोला गया था, उसके बाद में इसे मिलेनियम डैम भी नाम दिया गया था, लेकिन फाइनली 2011 में इसका नाम ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम कर दिया था यूथोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एक्स, मिलेनियम डैम या फिर ग्रेड सभी एक ही नाम के हैं। तो ये डैम 2017 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन एज यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेडलाइन मिस कर ही देते हैं। तो अभी उसी पे यूथोपिया, सूडान और इजिप्ट का एक नया नेगोशिएशन चल रहा है कि ब्लू नाइल पे जो डैम बन रहा है उसके बारे में ही। सूडान और इजिप्ट नहीं चाहते कि यूथोपिया डैम बनाए, तो उसी बारे में जो नेगोशिएशन था अभी वर्चुअली एक इनका मीटिंग हुआ था जो ब्रेक डाउन हो गया था, मीटिंग आगे बढ़ नहीं पाया। और ये इजिप्ट ने, सूडान ने वरीज क्या रखी कि तुम हमारी जो वाइटल वाटर सप्लाईज है इनको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सारा नाइल रिवर का पानी जब डैम में जमा हो जाएगा उसमें आप कंजर्व कर लोगे तो हमारी पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा। तो यूथोपिया क्यों डैम बनाना चाहता है, वाई यूथोपिया इज सो हेलबेंट, इतना हेलबेंट है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ यूथोपिया का, आप सी इट हियर। यूथोपिया ने इस डैम को नेशनल सॉवरेनिटी का मैटर बना लिया है कि हम बना के रहेंगे, ये हमारी नाक का सवाल है। और इन्होंने जो फंडिंग है, इन्होंने बिल्कुल एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है। यूथोपिया की सारी फंडिंग या तो गवर्नमेंट बॉन्ड से या फिर प्राइवेट फंड से इस प्रोजेक्ट को पे हो रहा है। अब देखो मैंने आपको ये पॉइंट सबसे पहले क्यों बताया है, इस चीज़ पे एम्फेसिस करने के लिए कि यूथोपिया कितना ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि इन्होंने अपने जो सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनकी 1 महीने की सैलरी को काट के इस प्रोजेक्ट को फंड करा है।
इट हैज़ नेवर हैपेंड इन इंडिया बिफोर। किसी भी कंट्री में मैंने नहीं सुना कि किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ कि 1 महीने की सैलरी काट कर इसके डैम को फंड किया जा रहा है, क्योंकि उनको बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसीलिए कि बाहर का कोई इंटरफेरेंस आएगा तो उनकी नेशनल सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन लगेगा, इसीलिए वो सारी की सारी फंडिंग खुद से गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर प्राइवेट फंड से करवा रहे हैं। तो इतना इनका इंपॉर्टेंट है ये। तो और क्योंकि अभी अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी स्टेज के अंदर है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज के अंदर है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आने वाले कुछ सालों में इस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उसके साथ डिमांड ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी में यूथोपिया जो है ये खुद को एक मिडिल इनकम कंट्री के नाम से स्टैब्लिश करना चाहता है। और किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए अब पॉपुलेशन से कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है। कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल होगी कि वो उसके पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कर सके, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और ये इकोनॉमी कहाँ से पुश होगी, जब आपके पास इंडस्ट्रीज होगी, जब आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उनको बिजली चाहिए। तो यहीं पे ये 4 बिलियन का ग्रिड लगाया गया है, विच इज इन हार्ट ऑफ यूथोपियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ड्रीम। ये यहाँ पे जिस तरीके से इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल को पुश करा था टू बिकम ए मिडिल इनकम कंट्री, सिमिलरली यूथोपिया इज गोइंग थ्रू द सेम फेज। तो यूथोपिया इस चीज पे हेलबेंट है कि हमें अपनी कंट्री को सेव करना है, कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन को बचाना है, तो हमें डैम चाहिए। इफ यू रिमेंबर, जब इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बोला था कि डैम्स आर टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको टेम्पल ऑफ इंडिया का नाम भी दिया था, तब ये इतने ज़्यादा ज़रूरी थे। तो सेम इज़ हियर ऑल्सो, क्योंकि ये एक डेजर्टेड कंट्री भी है। तो यूथोपिया के अंदर अक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि 65% तक इसकी पॉपुलेशन अभी तक ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और जब ये डैम बन जाएगा तो ये 6000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और इस जनरेशन से ना सिर्फ इनके सिटीजन्स कनेक्ट होंगे, बल्कि ये मतलब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कि इनके सिटीजन्स को पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ इनके पास सरप्लस पावर भी बचेगा, जो ये अपने आसपास वाली नेबरिंग कंट्रीज को बेच सकते हो, जैसे कि सूडान, साउथ सूडान, केन्या, जिबाउती, इड्रिया, इन सब आसपास वाली कंट्रीज जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का ये डिफिसिट है, वहाँ पे इनको ये बेच पाएंगे। नाउ सूडान जो है, इसको तो अलग से एक एडेड एडवांटेज है। नाउ आप पहले मैप दिखाती हूँ मैं आपको एक बार फिर से, जस्ट हैव अ लुक हियर। सो सूडान के पास क्या हो रहा है कि वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों आके यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ब्लू नाइल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन की वजह से, ये डेजर्टेड एरिया भी है, और इसकी वजह से बहुत बार ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशंस आती हैं। और फ्लडिंग की सिचुएशन से सूडान के हालात वैसे भी ख़राब हैं, और फ्लडिंग सिचुएशन से इसके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि अगर डैम बन जाता है तो जो फ्लो ऑफ रिवर है वो रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक बार मैंने एनसीईआरटी के कोर्स में पढ़ाया था ये, कि किस तरीके से डैम हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट कर देगा, ताकि सारे साल यहाँ पे बराबर पानी रहेगा। मानो आज बारिश में ज़्यादा पानी आया तो डैम के अंदर ज़्यादा पानी कंजर्व कर लिया जाएगा, और आगे पानी जो है वो बराबर मात्रा में छोड़ा जाएगा। तो इसकी वजह से हर साल अगस्त और सितंबर में जो फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है सूडान के अंदर, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो सूडान के लिए ये बेनिफिट की चीज़ है। इनिशियली सूडान इस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी सूडान इज ऑल्सो सेइंग कि आप हमारे वाटर जो सिक्योरिटी उसको थ्रेट कर रहे हो। नाउ इजिप्ट को क्या प्रॉब्लम है, इजिप्ट भी यही बोल रहा है कि आप हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहे हो। इजिप्ट का 90% तक का पॉपुलेशन, इसकी इकोनॉमी, सब कुछ नाइल रिवर के पानी पे सरवाइव करती है। और हिस्टोरिकली मतलब आप देखो, जो मिस्र सभ्यता थी वो भी इजिप्ट के पास, ये पिरामिड्स जितने भी हैं, दैट होल सिविलाइजेशन वाज बेस्ड नियर द नाइल। तो 1929 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी जिसने इजिप्ट और सूडान को ये राइट दिया था कि नाइल वाटर का जितना भी पानी है उसका सारा का सारा पावर
सूडान और इजिप्ट के पास है। इनफैक्ट इजिप्ट को तो वीटो पावर मिल गया था कि अगर किसी अपस्ट्रीम कंट्री, जैसे अभी यूथोपिया क्या डैम बना रहा है ना, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इजिप्ट को वीटो पावर है कि वो उसको मना कर सकता है जब तक इजिप्ट उसमें नहीं हाँ बोलेगा, ऊपर अपस्ट्रीम कंट्रीज जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगी। तो नीदर एग्रीमेंट मेड एनी अलाउंस फॉर द वाटर नीड, और ना ही उन्होंने किन्हीं पार्टीज को डील करने का पावर दिया था, इंक्लूडिंग यूथोपिया, जहां से ब्लू नाइल रिवर निकलती है और वो पूरे नाइल रिवर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। तो यूथोपिया बोल रहा है कि 1930 में जो ट्रीटी बनी थी तब ना तो हम थे ना आप सही थे, अंग्रेजों ने जो आके ट्रीटी बना दी है उससे हम बाउंड नहीं रहेंगे, ये डीकेड ओल्ड ट्रीटी है, हम इसको नहीं मानते हैं और हम आगे जाके हमारा डैम बनाएंगे। तो इन्होंने मार्च 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद में इन्होंने इजिप्ट से कंसल्ट ही नहीं करा, बिना इजिप्ट के कंसल्टेशन के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे इजिप्ट का एक प्रॉब्लम ये भी है कि नाइल रिवर पे इन्होंने ऑलरेडी एक आसवान डैम बना के रखा है जहाँ पे लेक नसर है। तो लेक नसर और आसवान डैम के अलावा बाकी जो नाइल रिवर है यहाँ से इरिगेशन की कनाल्स निकाली हुई हैं। तो इनको ये डर है कि इरिगेशन, अगर नाइल में पानी कम हुआ तो ये इरिगेशन कनाल्स जो इनके दूर दूर के एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट करती है वो वहाँ पे थ्रेटन हो जाएगा। इसके साथ ही ये कनाल्स ऑलरेडी ड्राई होने लग गई है। रीजन बीइंग क्लाइमेट चेंज, मेंटेनेंस नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, इलीगल वाटर शिफ्टिंग होती है, तो इसकी वजह से थ्रस्टी कंट्री और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है। इसके साथ ही यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर FAO का एक रिपोर्ट आया था और उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें इजिप्ट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.8 से 3.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और ये चीज़ आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, उसका यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाते हैं, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, उसमें ज़्यादा डिजीजेस लगने लग जाती हैं, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर इजिप्ट का टेम्परेचर 1.8 to 3.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, इसका मतलब है कि अभी नाइल रिवर में और भी ज़्यादा इवोपरेशन होगा, होने वाली क्रॉप्स जो होंगी उनको और भी ज़्यादा वाटर नीड होगी, और अगर डैम बन गया तो पानी की समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए नाइल अभी भी रजिस्ट कर रहा है और इनफैक्ट इजिप्ट अभी भी रजिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट इजिप्ट के अंदर आजकल वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग चल रही है। वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग जैसे कि वीट है, राइस है, इनको बहुत पानी चाहिए होता है इरिगेशन में। तो जब आप वीट और राइस, इंडिया के अंदर भी वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इजिप्ट में ये भी है कि हमको अभी वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए और भी ज़्यादा पानी चाहिए। तो दिस इज़ वाई इजिप्ट इज़ रजिस्टिंग। सो ये पूरा मैटर था, हमको ध्यान क्या रखना है कि ग्रेड क्या है, ग्रेविटी डैम है, कौन सी रिवर पे बना है, ब्लू नाइल रिवर पे बना है, कौन सी कंट्री में बना हुआ है, यूथोपिया में बना हुआ है, इसके साथ ही कौन सी सूडान का लोकेशन क्या है, इजिप्ट का लोकेशन क्या है, नाइल रिवर जो है वो कौन से समुद्र में जाके खाली होती है, और नाइल रिवर कौन सी 2 रिवर से बनती है, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल से। इसके साथ ही ब्लू नाइल रिवर कौन सी लेक से स्टार्ट होती है, लेक ताना से। ठीक है, तो ये मेजर इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। तो मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है। लेक नासिर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इजिप्ट में है, सूडान में है, यूथोपिया या फिर केन्या में है। ये मैंने बहुत बार अभी पूरे वीडियो में 2-3 बार बोला है मैंने, यू शुड नो दिस। एंड देन नाइल रिवर जो है वो कौन सी वाटर बॉडी में एम्प्टी होती है, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी या फिर लेक विक्टोरिया, इनमें से कौन सी सी या ओशन के अंदर नाइल रिवर खाली होती है। सो राइट योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन एंड दिस इज इट हियर। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल little_simple_बुद्धा से कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक बायो में गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।